अंडरस्टैंडिंग अगेन इन मेनी कंट्रीज क्या हो जाएगा, अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ नेशंस या अक्रॉस द ग्लोब. सो आपका एक ही आप क्वेश्चन पेपर पे ही कर रहे हो, आप अभी क्वेश्चन पेपर से बाहर नहीं जा रहे. अक्रॉस द ग्लोब चिल्ड्रन, तो आप अडोलेसेंट्स कर सकते हो बेस्ट केस, क्योंकि जो बच्चा काम कर रहा है ना वो एटलीस्ट अडोलेसेंट तो होगा, उससे पहले वो काम नहीं कर सकता. उसके बाद आर इंगेज्ड, सो आर इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ वर्क, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं. सो इन अ वैरायटी ऑफ पेड, और ये काम क्या होगा, जॉब्स होंगे. ऑब्वियसली अगर पैसे मिल रहे हैं तो ये जॉब ही है. सम पीपल रिगार्ड दिस, अब ये सम पीपल क्या होंगे, मैंने आपको वेरिएशन दी हुई है. अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, a large number of people in society, but the best one over here might be it is often considered that. हम ये कहाँ से निकालते हैं, ये हम आइल्स की ही लैंग्वेज से निकालते हैं. जो कैम्ब्रिज के क्वेश्चंस हैं, जो वो क्वेश्चन पेपर में बनाते हैं, जब हम उसी से लैंग्वेज उठाते हैं, यू कांट गो रॉन्ग. तो अगर आपके सम पीपल लिखा है, इट इज ऑफन कंसिडर्ड दैट कर लो. इट इज ऑफन कंसिडर्ड दैट क्वेश्चन में लिखा है तो सम पीपल कर लो. ठीक है. इट इज ऑफन कंसिडर्ड दैट दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, तो क्या होगा, दिस इज इनअप्रोप्रिएट, ठीक नहीं है सोसाइटी के लिए. सो दिस इज इनअप्रोप्रिएट while others. अब ये others कौन है, जो दूसरी सोच रखते हैं. आप यहाँ पर अपना सेमी कोलन लगा सकते हो या फुल स्टॉप लगा सकते हो. आप क्या लिखोगे, however या whereas, कॉमा. others क्या होंगे, opponents, जो दूसरी सोच रखते हैं वो opponents है. however opponents consider क्या होगा, consider एक अंदरूनी सोच है, तो कंसिडर थिंक भी हो सकता है, कंसिडर फील भी हो सकता है. कंसिडर दैट या फील दैट, वेरी गुड. कंसिडर दैट या फील दैट इट इज वैल्यूएबल वर्क. सो फील दैट it is valuable work experience, important for learning and taking responsibility, that it holds, इसकी वैल्यू है, इट होल्ड्स वैल्यू एंड देता है ग्रांट्स. ग्रांट क्या होता है, कुछ देना. ग्रांट्स एक्सपीरियंस के लिए वर्ड हो सकता है एक्सपोजर. एक्सपोजर क्या होता है, आप किसी चीज को अपने को प्रभावित करने दे रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि कोरोना वायरस ना हो हमें और कोविड-19 ना हो, इसके लिए हमें मास्क पहनना चाहिए. पर अगर हम वो मास्क नहीं पहनते तो हम वायरस को अपने आप को एक्सपोजर दे रहे हैं. ऐसे ही है, अगर आप लंदन छुट्टी मनाने जाओ, ठीक है, तो एक वो इंसान होता है जो अपना कल्चर साथ लेके जाता है, छुट्टी मनाने गया है, वहां से कुछ नहीं सीख के आता, वापस आ जाता है. और एक इंसान होता है, कहते हैं आई एम ओपन टू एक्सपोजर, तो वो जाता है और जो जो उस पे इम्पैक्ट होता है उसको वो एक्सपीरियंस करके गेन करके लेके आता है. वो जो एक्सपीरियंस करके गेन करना है वो एक्सपोजर है. ठीक है. तो एक्सपीरियंस अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है. एक्सपीरियंस और एक्सपोजर वर्ड में फर्क है. एक्सपीरियंस क्या है, जो भी आप पर बीतती है आपका एक्सपीरियंस है. एक्सपोजर क्या है, वो अपॉर्चुनिटी जब आप किसी को अपने आप को प्रभावित करने दे रहे हो. इसीलिए हम कहते हैं कल्चरल एक्सपोजर इज इंपॉर्टेंट, कि आप खुल के उसको आपको प्रभावित करने दो. एक्सपीरियंस और एक्सपोजर में बहुत फाइन लाइन है यूजेज की. ठीक है. इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हम क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट की जगह वर्ड पर्टिनेंट आता है. अब हम लोग यहाँ पर क्रूशल या नेसेसरी इसलिए नहीं यूज करते. क्रूशल वो चीज होती है जो ऐसी होती है जिदे बिना साडा सरदा नहीं, विदाउट विच वी कैन नॉट मैनेज. और पर्टिनेंट या इंपॉर्टेंट वो चीज होती है जो जरूरी है. नेसेसरी कौन सी चीज है, वो चीज है नेसेसरी जो आपको करनी जरूरी है क्योंकि किसी ने आपको ये काम दिया. ठीक है. सो इट इज एसेंशियली अ पर्टिनेंट फॉर लर्निंग and taking responsibility to know about responsibility. यहाँ पे responsibility ही रख लेते हैं.
अब आपको जब आपने क्वेश्चन पेपर पे ये किया, ये लगा कि ये तो बहुत लंबा चौड़ा काम है। अब हम क्या सजेस्ट करते हैं, आमतौर पे इंस्टीट्यूशंस या यूट्यूब चैनल्स आपको ये कहेंगे कि आप इसको आपने रीफ्रेज करा और लिख लो। हम सजेस्ट करते पहले समझ लो, अपनी लैंग्वेज अपनी ईज से ट्रांसलेट करो। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि आप ये बोलोगे अक्रॉस द ग्लोब, पहले समझ लेते। इन मेनी कंट्रीज, बहुत सारी नेशंस में बच्चे किसी ना किसी टाइप के काम में इन्वॉल्व होते हैं जो पेड होता है, ठीक है। तो इसको आप क्या चेंज कर सकते हो, टेकिंग अप पेड जॉब्स इज अ कॉमन फिनोमिना इंटरनेशनली, या इज अ कॉमन इनिशिएटिव टेकन अप बाय यंगस्टर्स इंटरनेशनली। अब आपकी लैंग्वेज भी बेटर हो गई। क्यों? क्योंकि आपको समझ आ गया क्या कहना है, कि काम करना एक आम चीज है इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। अब दूसरा लाइन क्या है, सम पीपल रिगार्ड दिस एज कम्प्लीटली रॉन्ग, कई लोगों को लगता है ये गलत है। सो फॉर मेनी पीपल, या फिर फॉर इट इज ऑफन कंसिडर्ड दैट दिस काइंड ऑफ वर्क शुड नॉट बी टेकन अप बाय देम, हाउएवर others encourage them since they believe it is important for them to gain exposure as well as responsibility। बस। तो आपकी अब जब पूरी चीज चेंज हो गई, आपने नई लाइन बना ली समझ के, तो आपके बैंड स्कोर बहुत हाई जाते हैं। क्यों हाई जाते हैं? क्योंकि साइड पे आपको वो लोग बैंड जब लगा रहे हैं, एक टास्क अचीवमेंट का बैंड है, जिसका मतलब है क्या आपको क्वेश्चन समझ आया कि नहीं। अब मैं कहती हूं कि मुझे क्वेश्चन समझ आया, तो क्या है, यहाँ पर वो 8 लगा देंगे। क्यों? जब आपका रीफ्रेज पढ़ा, उनको ये समझ आ गया कि ये बच्चे को क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक है। आगे इसका आंसर भी इसके हिसाब से ठीक ही लिखेगा। अब दूसरी क्या है, आपकी वोकैब। जब हमने काट काट के लैंग्वेज चेंज करी, एक्सपीरियंस को एक्सपोजर लिखा, हमने ये लिखा कि इट इज ऑफन कंसिडर्ड दैट, हमने बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी जिसमें हमने ये लिखा कि बच्चे को गेन करनी चाहिए, राइट, लर्न की जगह गेन लिखा। तो वहां पर दे अंडरस्टैंड वर्क की जगह जॉब लिखा, कि ठीक है वगैरह। हम ये नहीं कहते बहुत ही खास है, पर ठीक है। अब नेक्स्ट आपका बैंड स्कोर है ग्रामर का। अगर आप अपने वर्ड्स में लिखते हो, चांसेस के ग्रामर गलत जाएगी बहुत कम है। पर अगर आप वो राह ले लेते हो जहां पे कहते हैं एक्टिव को पैसिव कर लो, पैसिव को एक्टिव कर लो, ग्रामर गलत होने के चांसेस ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि हर एक की बैंडविड्थ ऑफ ग्रामर अलग होती है। अब उसको एक्टिव पैसिव ठीक से करना आता है कि नहीं, अब उसके दिमाग में बच्चे के अड़ा हुआ, इसके दिमाग में प्रेशर है, ज्यादातर ठीक होती होती चीज भी गलत हो जाती है। हाउएवर, अगर आप अपने वर्ड्स में लिखते हो, चाहे वो वर्ड सिंपल ही है, 99% ऑफ द टाइम ग्रामर ठीक होती है, ठीक है। अगर आपकी ग्रामर गलत नहीं है तो भी यहाँ पर 6 बैंड है। मैं नहीं कहती बहुत बढ़िया है, मैं नहीं कहती बहुत खराब है, आपकी ग्रामर सिंपल है, वेरी सिंपल, पर सारी सही है, तो आपके यहाँ पे फिर भी 6 बैंड है। उसके बाद है आपके मार्क्स फॉर कोहेशन। कोहेशन का मतलब है फ्लो। अब इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें अपना एसे डिवाइड करना है इनटू 3 पार्ट्स। एक हमारी इंट्रोडक्शन होगी, एक हमारी बॉडी होगी, और एक हमारी कंक्लूजन होगी। जो हमारी इंट्रोडक्शन है, इसके आगे 3 पार्ट बाइफरकेट होते हैं। तो इसका आगे जो पहला पार्ट है वो होती है आपकी जनरल स्टेटमेंट। अब बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस कहती हैं कि ये जनरल स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती। हाउएवर, द आईडीपी वेबसाइट क्लियरली सेज कि आपने जनरल स्टेटमेंट लिखनी है। क्यों लिखनी है? क्योंकि वो आपकी इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा सुंदर बना देती है। नाउ एज फार एज ब्रिटिश काउंसिल वाज कंसर्न्ड, ये चीज ऑप्शनल थी, ठीक है। पर आपको स्कूल में भी सिखाते हैं ना, जब आप अपना ऐसे शुरू करो तो एक सुंदर सी लाइन लिख लेना। तो आईडीपी भी यही कह रहा है, बिगिन विद अ जनरल स्टेटमेंट एंड देन फोकस इन ऑन द डिटेल्स ऑफ द क्वेश्चन। हम लोग क्यों आईडीपी के पैरामीटर से स्टिक करते हैं? क्योंकि पेपर आपका आईडीपी के एग्जामिनर चेक कर रहे हैं। आईडीपी के एग्जामिनर्स को रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग दी जाती है इसी बेसिस पे, कि आपको ये सारी चीजें देखनी है जब आप चेक कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली जब उन्होंने ये वेबसाइट बनाई, उन्होंने इस हिसाब से बनाई कि बच्चों को पता हो कि पेपर कैसे चेक हो रहा है, ठीक है। तो हम भी इसके हिसाब से ही चलते हैं। हम ट्राई करते हैं कि डेफिनेटली एक जनरल लाइन हो। तो पहली जनरल लाइन इधर किस चीज पे होगी? बच्चों पे हो सकती है। बात किस चीज की हो रही है यहाँ पर?
काम की बात हो रही है, ठीक है। अब ये काम प्रोफेशन तो नहीं है ना, ये तो कोई काम है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट में काम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। वर्क हैज ऑलवेज बीन एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सपोजिंग हमने ये लाइन बना ली कि काम जो है, सो वर्क हैज ऑलवेज बीन। अब इसेंशियल की जगह मैं देखती हूँ कि मुझे एक फ्रेज आता है जिसको कहते हैं पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल मतलब हिस्सा। तो वर्क हैज ऑलवेज बीन अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये मेरी एक लाइन हो गई जिसको हम जनरल लाइन कहते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, जिसको हम रीफ्रेज कहते हैं। अब रीवर्ड और रीफ्रेज में फर्क है। रीवर्ड क्या था, जब हमने काट काट के सिर्फ वर्ड चेंज किए थे। रीफ्रेज का मतलब है आपने काट के वर्ड चेंज कर लिए पर अब इसकी ग्रामर भी सही होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, वो जो हमने पीछे सेंटेंस लिखा था उसको एक बारी हम लिखने की कोशिश करते हैं फिर से इन अ मोर फ्लोइंग फॉर्मेट। तो आपकी पहली लाइन आपके आंसर की ये हो गई। जहां आप फुल स्टॉप लगाओगे आपकी नेक्स्ट लाइन शुरू होगी, विच इज के टेकिंग अप paid jobs at a young adolescent age has become, बन चुका है, common at a global scale. This initiative is supported by some, full stop. However, जो इसको ओपोज करते हैं opponents, sorry, this initiative is not supported. So not supported के लिए word है discouraged. Is discouraged by some, however opponents feel that it is pertinent. Pertinent मतलब जरूरी, मैं भी लिखवाऊंगी तो don't worry about it. It is pertinent for the wholesome development of a child. अब मैंने क्या करा, मैंने क्वेश्चन समझ लिया था, ठीक है। अब उसको मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा पूरा। कैसे लिखा, टेकिंग अप पेड जॉब्स एट अ यंग एडोलेसेंट एज हैज बिकम कॉमन एट अ ग्लोबल स्केल। तो इंटरनेशनली ये चीज कॉमन हो गई है, ठीक है। या हैज बिकम कॉमन, इससे भी बेटर क्या है, ग्लोबली कर लूं मैं वर्ड। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, ग्लोबली कर लिया। This initiative is not supported, so this initiative is discouraged. तो ये क्या हुआ, ये मेरी वकैब बेटर हो गई, ऑटोमेटिकली मैंने अपनी वकैब और पॉलिश कर ली। इज डिस्करेज्ड बाय सम, फुल स्टॉप, हाउएवर ओपोनेंट्स, ओपोनेंट्स कौन है, जो डिस्करेज नहीं करते। आप सपोर्टर्स भी लिख सकते हो, सपोर्टर्स ऑफ दिस ट्रेंड, ठीक है। हाउएवर सपोर्टर्स ऑफ दिस ट्रेंड या ओपोनेंट्स फील दैट इट इज पर्टिनेंट मतलब जरूरी फॉर द होलसम डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, उसकी पूरी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अब आप लिखना शुरू करो, अब आप अपनी आंसर शीट पे आओगे। तो आपकी पहली लाइन क्या होगी, वर्क हैज ऑलवेज बीन, वर्क हैज ऑलवेज बीन work has always been a part and parcel of human development. फुल स्टॉप, जहां फुल स्टॉप लगाया वहीं से रिफ्रेश शुरू करेंगे। टेकिंग अप पेड जॉब्स
taking up paid jobs at an adolescent age, at an adolescent age has become common globally. Full stop. This initiative is discouraged by some. However, comma, opponents feel that it is pertinent for the wholesome development of a child. बच्चे की डेवलपमेंट के लिए ये जरूरी है. फुल स्टॉप. ये आपका रिफ्रेज हो गया. आपके इंट्रोडक्शन का थर्ड पार्ट को थीसिस लाइन कहा जाता है. अब थीसिस लाइन क्या है? जो आईटीपी की वेबसाइट है वो ये कहती है कि अपने वर्ड यूज करने के बाद रिफ्रेज के लिए आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको अपनी पोजीशन बताना कि इस क्वेश्चन के रिलेशन में आप क्या सोचते हो या आप क्या कहना चाहते हो. तो हम एक बारी फिर से पीछे जाके क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? आपको क्या लगता है? अब यहाँ पर दो ओपिनियन है तो आप एक ओपिनियन की साइड लोगे. या तो आप कहोगे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. इसके लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर में साइड पे दो साइड्स बनाते हैं जो हम एक्चुअली पहले अपना कंटेंट डिसाइड करने के लिए यूज करेंगे. हम देखेंगे हमें 6 पॉइंट चाहिए इन फेवर ऑफ और 6 पॉइंट चाहिए हमें अगेंस्ट. किस चीज के? कि अगर हमें इन फेवर ऑफ जाना है कि काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो अगर काम करना चाहिए अर्ली एज पे जहां पैसे कमा रहे हो तो क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपको वैल्यू फॉर मनी आती है. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी लिखा हुआ है, वहां पे ये भी लिखा हुआ है कि आपको लेसन्स ऑफ लाइफ पता लगते हैं. आपको ये भी आइडिया हो जाता है कि आपको उस फील्ड में काम करना है कि नहीं. ठीक है, आपको एक आइडिया हो जाता है कि दुनियादारी कैसे चलती है और आपको ये आइडिया हो जाता है कि कल आप अगर वर्क प्लेस में जाओगे तो आपको एडजस्ट और बैलेंस कैसे करना है. अब इसके लिए हम क्या करते हैं, जब आप क्वेश्चन पेपर पे ये डिसीजन ले रहे हो, इट्स नॉट लाइक द बोर्ड एग्जाम जहां आप लिख नहीं सकते. आप पेज को डिवाइड करके लिखो व्हाई वर्क. अब इससे आपको क्लियर होगा कि आपका क्वेश्चन एक्चुअली क्या है, क्यों काम करना चाहिए. बिकॉज नंबर 1 आपको वैल्यू फॉर मनी आती है और ये साथ साथ ना आप वकैब भी सेट कर रहे हो अपनी. आपको रियलाइज नहीं होता बट आप वकैब भी सेट कर रहे हो. सेकेंडली आपको टाइम मैनेजमेंट आता है. आपको समझ आता है कि हाउ टू कंडक्ट एंड बिहेवियर कहाँ के लिए, फॉर अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, क्योंकि इवेंचुअली तो काम ही करना है ना. इसके अलावा हम सोचते हैं इसका और क्या फायदा है कि आपको एक्सपोजर मिलता है इन द फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है. डिसीजन के लिए हमें एक अच्छा सा वर्ड आता है टू टेक अ कॉल, which helps you take a call whether you want to work in that field in the future or not. फ्यूचर में वहां काम करना है कि नहीं. ठीक है, जो नेक्स्ट है उसके बाद आप जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या देखोगे कि और क्या बेनिफिट्स है आपके. आप प्रोफेशनल हो गए, आपको काम करना आ गया, आपकी टाइम मैनेजमेंट हो गई, आपको वैल्यू फॉर मनी आ गई. एनी अदर बेनिफिट दैट वी कैन थिंक ऑफ? इंडिपेंडेंस आ गई, वो वैल्यू फॉर मनी इंडिपेंडेंस आ गई. यू बिकम इंडिपेंडेंट टू सम एक्सटेंट. ठीक है, आपको सोशलाइजेशन आ गई.
सोशलाइजेशन एंड कॉन्फिडेंस। आप एक प्रोफेशनल नेटवर्क भी बिल्ड कर लेते हो बहुत बारी, सो इट हेल्प्स यू build a professional network, it helps you set up or it helps you build a professional network। तो ये आपके बेनिफिट्स हो गए। अब आप एग्जाम्पल दोगे एक, लेट्स से हमारे पास अमेरिकन बच्चों की एग्जाम्पल है जहां पर अप्रेंटिसशिप, और अप्रेंटिसशिप रीडिंग में एक ऐसा वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है जब आप काम के रिलेटेड कोई ट्रेनिंग लेते हो, ठीक है। इंडिया में ट्रेनीशिप प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस इसलिए किए गए हैं क्योंकि इसका बेनिफिट अमेरिका में देखा गया है। हमें ये बात पता है, तो आप क्या लिखोगे कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने ये चीज नोट करी कि अमेरिका में ये काम हो रहा है जो बहुत बेनिफिशियल है, तो वो उसको इंडिया में भी इम्प्लीमेंट किया गया। आईडीपी की वेबसाइट बहुत क्लियरली आपको रिक्वेस्ट करती है कि आपने प्लीज जब कोई स्टडी या सीरीज या रिसर्च लिखनी है तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने परसेंटेज नहीं लिखनी। तो द आईडीपी वेबसाइट will request you that please do not use any kind of statistics, especially percentages, although आपको बहुत ज़्यादा institutions बोलती हैं कि आप percentage डालो। For a period of about 8.5 years when I have worked abroad as a policy analyst, हमारा काम ही ये था बच्चे, कि हम लोग काम ही ये करते थे कि हम लोगों ने डेटा कलेक्ट करके हम लोगों ने रिसर्च करनी होती थी। पर रिसर्च का मतलब क्या है? रिसर्च का मतलब है कि मैंने अपना डेटा इकट्ठा कर लिया, पर मैं लोगों को एक्सपेक्ट नहीं करती कि अगर मैं काम कर रही हूँ इन स्वीडन कि इतने परसेंटेज लोग जो हैं वो इमिग्रेंट्स हैं और कौन से नेशन से हैं, और इतने परसेंट लोग हैं जो लोकल्स हैं और उनको क्या सोशल प्रॉब्लम्स आ रही है, तो मैं आपको परसेंटेज में नहीं दर्शाऊंगी। मैं जब रिपोर्ट बनाऊंगी तो उसका एक पॉलिसी ब्रीफ बनेगा। वो जो पॉलिसी ब्रीफ है उसमें डेटा नहीं होता, उसमें सिर्फ वो ब्रीफ का मतलब क्या है, शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ कि बात क्या है। तो इसीलिए जब आप कोई रिसर्च कोट करते हो या स्टडी कोट करते हो, आपको इसेंशियली ये बताना है दैट द इमिग्रेंट पॉपुलेशन इन स्वीडन इज ऑन द राइज बिकॉज ऑफ गवर्नमेंटल पॉलिसीज which opened up a variety of visa offers for a particular part of international students। अब मैंने क्या बोला, ये इमिग्रेशन क्यों हाई है स्वीडन में? क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए खोला। पर मैंने अपनी जो बैकएंड पे रिसर्च करी वो यहाँ पे लिखने का काम नहीं है मेरा। वैसे ही अगर मैं इस क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करूं कि मुझे कोई स्टडी लिखनी है, तो मैं क्या लिखूंगी कि अमेरिका की सरकार को देखकर इंडिया की सरकार को लगा कि ये अप्रेंटिसशिप का मॉड्यूल अच्छा है, इसलिए उन्होंने भी प्रोफेशनल कोर्सेज में इसको मैंडेटरी कर दिया है, जैसे लॉ के कोर्सेज, मास कम्युनिकेशन के कोर्सेज एंड सो ऑन। तो ये मेरा एग्जाम्पल है। और हम ये क्यों ढूंढते हैं एग्जाम्पल? क्योंकि जब आप देखते हो कि आपका टास्क 2 है, आपका जो टास्क 2 है आइल्स का, इसमें एक रिक्वायरमेंट होती है जब भी आपको क्वेश्चन आता है पेपर में, तो क्वेश्चन के नीचे जो डब्बा बना हुआ है आपके क्वेश्चन के लिए, आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा पेपर में, जो आपको ये जो बॉक्स बना होता है इसके नीचे लिखा हुआ है गिव रीजंस फॉर योर आंसर एंड इंक्लूड एनी रेलेवेंट एग्जांपल्स फ्रॉम योर ओन नॉलेज और एक्सपीरियंस। वो ये क्वेश्चन पेपर ऐसा आता है, क्वेश्चन पेपर का ही बात है बच्चे। कई लोग कहते हैं एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं होती, ऐसे ही खींचोगे तुम, पर वो उन्होंने मांगे हैं रेलेवेंट एग्जाम्पल फ्रॉम योर ओन नॉलेज और एक्सपीरियंस। अब ये नॉलेज दर्शाने के दो तरीके हैं। अगर आप जीटी का पेपर देते हो तो हम आपको ये कहते थे कि आप सिंपल लिखो, एग्जाम्पल दे दो दोनों। पर आप जब एकेडमिक का पेपर देते हो, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी नॉलेज बेस ज्यादा हाई हो, इसलिए जब आप इंटेलिजेंट साउंड करते हो, ये लगता है कि आप थोड़े से पढ़ाकू हो, एग्जामिनर अंडरस्टैंड्स कि आप बाहर जाके पढ़ सकते हो, तो हम आपको थोड़ा सा हाई लेवल पे लिखवाते हैं, ठीक है। अब दूसरी साइड देखो कि बच्चों को क्यों काम नहीं करना चाहिए, व्हाई दे शुड नॉट वर्क। सबसे बड़ा रीजन है व्हाई दे शुड नॉट वर्क इज कि इनको डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, कि they get distracted, secondly they get tired and they may not focus on their actual work। और कोई रीजन है?
ठीक है, सो इट एड्स टू स्ट्रेस लेवल्स एंड एंजाइटी. People say that children should enjoy their childhood because for the rest of their life they have to work. That is why it is suggested that they should not take up paid work because it adds to their stress level and anxiety and they are unable to enjoy their young days. It additionally it acts as a distraction and they get extremely carried away to with the greed to earn money. थोड़े से greedy भी हो जाते हैं. ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो कि ड्रॉप आउट रेट उन कंट्रीज में ज्यादा है जहां पर पीपल स्टार्ट वर्किंग एट एन अर्ली एज क्योंकि उनको पैसे कमाने का इंटरेस्ट हो जाता है. ठीक है, अब दोनों साइड पे आप वोकैबुलरी देखो कि कहाँ पे वोकैबुलरी आपको ज्यादा स्ट्रांग लग रही है. ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. तो आपको ये 5 मिनट लगेंगे, मैं तो एक्सप्लेन कर रही हूँ तो 10 मिनट लग रहे हैं, पर आपको ये एग्जैक्टली 2-3 मिनट लगेंगे पेपर में दोनों साइड लिखने में. आपको पॉइंट्स कौन सी साइड ज्यादा आते हैं, जिस साइड आपको पॉइंट ज्यादा आते हैं आप वो साइड लिखो. अब एक डाउट होता है कि अगर आप वहां पे पूछा हुआ है गिव योर ओपिनियन, तो क्या दोनों साइड डिस्कस करनी है कि एक साइड डिस्कस करनी है? तो हमारा आंसर आपको ये है, आपको नहीं पता होना चाहिए कि फॉर्मेट क्या है क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं करता एग्जामिनर कि आप तैयारी करके आए, कोई नहीं एक्सपेक्ट करता. तो अगर जितनी आप नेचुरली लिखोगे उतना अच्छा है. अब बात आई दूसरी के इंस्टीट्यूशंस और यूट्यूब चैनल्स ये कहते हैं कि आपसे एक्सपेक्टेशन होती है कि आप कॉन्ट्रास्ट लिखाओ. तो आप क्या करो, आप कोई भी 2 नेगेटिव चूज कर लो जिसके साथ यहाँ पर पॉजिटिव है. फॉर एग्जाम्पल आप अगर स्ट्रेस एंड एंजाइटी चूज करते हो, आप उसको इसके साथ लिंक कर लो और एक सेंटेंस बना लो कि हालांकि माना जाता है कि स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ जाती है जब बच्चे काम करते हैं, पर उनको अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में अगर ये पेड काम कराया जाए तो उनको एक्सपोजर मिलता है और वो डिसीजन ले सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए. आ गया ना कॉन्ट्रास्ट, एंड दिस कॉन्ट्रास्ट विल गेट यू अ मच हायर बैंड स्कोर. जब तक बच्चों को हालांकि का इंग्लिश वर्ड नहीं पता होता या ऑल्दो का हिंदी वर्ड नहीं पता होता, तब तक बच्चों से ही सेंटेंस नहीं बनता. अब मेरे को पता है वर्ड क्या है, तो मैं क्या बोलूंगी, हालांकि माना जाता है कि स्ट्रेस और एंजाइटी से बच्चे जूझते हैं. सो ऑल्दो इट इज बिलीव दैट स्ट्रेस एंड एंजाइटी इनगल्फ्स चिल्ड्रन हु टेक अप सच जॉब्स, पर मतलब however the exposure in a field of interest can help them take a call about their future. अब तो ये लिखना मुश्किल नहीं है, क्यों? क्योंकि आपके जो 2 पैरामीटर्स हैं उनको आप समझ गए, हालांकि और पर, और आपने 2 छोटे छोटे सेंटेंस बनाए जो शायद आप हिंदी में इजीली बना लेते हो और इंग्लिश में भी इजीली बन जाते, और ये आपका कॉन्ट्रास्ट है. तो मेरी सजेशन क्या है कि जब आप सेकंड पैराग्राफ शुरू करते हो तो आप वहां लिख सकते हो कि हालांकि ऐसे होता है पर ऐसे होता है. अब इससे क्या है, एग्जामिनर को आपकी कॉन्ट्रडिक्शन बिल्कुल सामने दिख रही है और उसको ये पता लग रहा है कि हाँ ये चीज को आप कॉन्ट्रास्ट कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू कॉन्ट्रास्ट दिस थिंग. ठीक है, पर आगे आप लिखोगे 10 तो इसको क्लेरिफाई करो प्लीज, ये ना लगे उसको कि आप दूसरी साइड ले रहे हो. 10 अ चाइल्ड मस्ट टेक अप सच अ कोर्स फॉर श्योर, या 10 अ चाइल्ड मस्ट टेक ऑल इनिशिएटिव्स टू टेक अप सच अ कोर्स. ठीक है, फिर आप नेक्स्ट पार्ट क्या लिखोगे, अपार्ट फ्रॉम दिस इट मेक्स अ चाइल्ड इंडिपेंडेंट. आपकी कॉन्ट्रडिक्शन इसी में आ गया, आपको पूरा नया पैराग्राफ लिख के एग्जामिनर को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है. पॉइंट बहुत इजी है बच्चे. एग्जामिनर क्या चाहता है, एग्जामिनर चाहता है कि आप क्लियरली ये बताओ कि आपका स्टैंड क्या है, आप कौन सी साइड लेना चाहते हो. वो ये कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपकी पोजीशन क्लियर है कि नहीं. वो कहते हैं प्लीज कीप दैट पोजीशन क्लियर थ्रू आउट द एसे. अपनी पोजीशन क्लियर रखो. तो 2 ओपिनियन है. अगर आप ये कहना चाहते हो कि हमें काम करना चाहिए तो आप किस व्यू से सहमत हो. 2 व्यूज है. जो पहला व्यू है वो डिस्करेज कर रहा है, जो दूसरा व्यू है वो कह रहा है कि ये चीज वैल्यूएबल है. तो आप क्या कहोगे, पहले व्यू को फॉर्मर व्यू कहते हैं और दूसरे व्यू को लैटर व्यू कहते हैं. तो आप क्या बोलोगे, मैं लैटर व्यू से सहमत हूं क्योंकि मैं मानती हूं कि इसकी वैल्यू है. अब आपकी थीसिस लाइन आई क्या, आई सपोर्ट द लैटर व्यू.
अब आपकी थीसिस लाइन सिर्फ इतनी भी हो तो बहुत है। क्यों? जो इंसान किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं गया उसको नहीं लिखना आता दिस एसे विल डिस्क्राइब व्हाई आई सपोर्ट द लैटर व्यू या द रीजंस व्हाई आई सपोर्ट द लैटर व्यू विल बी डिस्कस सब्सिक्वेंटली। आप लिख लो तो भी आपके साथ बैंड आएंगे। आप अगर ऐसे लिखो कि आपने कभी ये पढ़ा ही नहीं है तो आपके ज्यादा बैंड आएंगे। क्यों? आई सपोर्ट द लैटर व्यू, इसका मतलब है मैं नीचे वाला सपोर्ट करती हूँ, मेरी पोजीशन क्लियर है। आईडीपी की वेबसाइट कोई फॉर्मेट नहीं देती कि जब आप अपनी इंट्रोडक्शन लिखते हो तो क्या लाइनें लिखनी होती हैं, कहीं पे नहीं लिखा। ठीक है, उन्होंने सिर्फ आपको गाइडलाइंस दी गई है। इंग्लिश है और जितनी नेचुरली आप ये इंग्लिश लिखोगे, जितनी कम लिखोगे उस हिसाब से जैसे इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं उतने ज्यादा आपके बैंड आएंगे। राइट